में आम आदमी पार्टी की सरकार का 1 साल पूरा हो गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने कहा कि पंजाबियों की तरफ से बनाई गई सरकार का 1 साल पूरा हो गया है। पहली बार इतिहास में पंजाब के लोगों ने हमें इतनी बड़ी प्रचंड जीत दी है। लोगों को उम्मीद है कि जैसे आप पार्टी ने दिल्ली को चमकाया वैसे ही काम पंजाब में होगा। हम तेज गति से काम कर रहे हैं। हमने जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं। शिक्षा की दिशा में बेहतर काम हो रहा है। मैं भगवंत मान आज पंजाब में पंजाबियों द्वारा बनाई गई अपनी सरकार का 1 साल पूरा हो गया। 1 साल पहले पंजाब के लोगों ने बहुत बड़ा फतवा दिया, 92 सीटें दी 117 में से, और पहली बार इतिहास में पहली बार हुआ। आप चाहे पार्टीशन के बाद बोल दीजिए, चाहे तो जब से नया पंजाब बना हरियाणा से अलग होके, पहली बार कोई तीसरी पार्टी इतने बड़े मैंडेट से सरकार में आई। लोगों को बहुत उम्मीदें, बहुत लोगों को आस है कि आम आदमी पार्टी जैसे दिल्ली में कर रही है, जैसे दिल्ली का नक्शा जो है आम आदमी पार्टी ने वो कमाल का बना दिया। दिल्ली के स्कूल शानदार हो गए, दिल्ली के अस्पताल पैरासीटामोल से लेके 50 लाख तक के टेस्ट उसमें फ्री हैं। तो दिल्ली पूरी तरह से चमका दी गई है। बिल्कुल ऐसे ही पंजाब में करेंगे तो हमारी स्पीड ज़्यादा है। तो हमने 1 साल में 500 से ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए। वहाँ 12 लाख से 15 लाख तक अब तक जो लोग हैं वो ओपीडी का फ़ायदा ले चुके हैं। इसका मतलब उनको सरकारी अस्पतालों में जो है वो खज्जल खुआरी, उनको धक्के नहीं खाने पड़े। और जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, हायर एजुकेशन का सवाल है, मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं हम। 16 नए मेडिकल कॉलेज जो हैं वो पंजाब सरकार खोलने जा रही है, जिनमें से 3 का शिलान्यास हो गया है, उद्घाटन हो गया है। क्योंकि जब यूक्रेन में प्रॉब्लम आई रशिया के साथ जंग की, तो यूक्रेन से बहुत से जो मेडिकल के स्टूडेंट वो भारत के वो वहाँ से वापस वतन जब लेके आए गए तो मुझसे मिले जो पंजाब वाले थे, वो कोई नालायक स्टूडेंट नहीं थे। उनके 99% नंबर थे, 99.1, 99.2, 99.3 थे। लेकिन यहाँ बहुत महंगी थी पढ़ाई। वो कह रहे जो काम यहाँ 3 करोड़ में होता है वहाँ 30 लाख में हो जाता है। तो वहाँ से हमें आइडिया आया क्यों ना हम मेडिकल हब बना दें हमारे पंजाब को, कि हमारे बच्चे यहीं पढ़ के MBBS बने और पूरी दुनिया में जाएं तरक्की करने के लिए, जहाँ मर्जी जाएं। और उसके बाद हमने करप्शन पर नकेल कसी। बहुत से बड़े बड़े मंत्री जेल में हैं, बहुत से भ्रष्टाचारी जेल में हो चुके हैं। इवन हमारी अपनी पार्टी के 1-2 जो भ्रष्टाचार करने की कोशिश कर रहे थे, हमने उनको पकड़कर जेल में दे दिया। यही होता है पारदर्शी की सरकार। हमने पारदर्शिता लाने की बात कही थी, क्योंकि हमारी पार्टी जो है अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, ये पार्टी जो है वो एंटी करप्शन मूवमेंट से निकली हुई है, आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। तो जीरो टॉलरेंस है करप्शन के प्रति। सरकारी नौकरियां दे रहे हैं। अब तक हम 26,797 सरकारी नौकरियां के नियुक्ति पत्र बांट चुके हैं। आने वाले दिनों में और भी बहुत सी नौकरियां देनी है। 28,000 के करीब हमने कच्चे मुलाजिमों को पक्के कर दिया। जितने रहते हैं उनमें से कुछ कानूनी अड़चने हैं वो। संसद में आज भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर हंगामा होता नजर आया। संसद के मौजूदा सत्र में राहुल गांधी पहली बार शामिल हुए। वहीं बीजेपी राहुल से इस्तीफे की मांग करती हुई नजर आई। हालांकि इस दौरान केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने साफ कहा कि कोई देश को गाली देगा तो बीजेपी चुप नहीं रह सकती। कांग्रेस पार्टी किस परिस्थिति में है ये उनका अंदरूनी मामला है, और राहुल गांधी के वजह से अगर कांग्रेस डूबता है तो हम उसमें कोई रुचि नहीं रखता है। अगर कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी ने डुबा दिया, बर्बाद कर दिया, तो हमारे लिए ये कोई रुचि का विषय नहीं है। लेकिन अगर वो देश को डुबाने का काम करेगा, देश को नुकसान कराने का काम करेगा, तो इस देश का नागरिक होने के नाते हम चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं। और हम लोकतंत्र के मंदिर में देश के लिए काम करते हैं,
उस लोकतंत्र के पार्लियामेंट के मेंबर होने के नाते अगर हम चुपचाप बैठेंगे, कोई देश को गाली देगा तो ये देश कभी माफ नहीं करेगा। देश ने देख लिया कांग्रेस के नेतृत्व को और देश ने नकार दिया है। तो देश के वासी अगर राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं तो ये हमारा गलती नहीं है, पार्लियामेंट का भी गलती नहीं है। लेकिन क्योंकि देश के लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया है, राहुल गांधी को नकार दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि देश को ही बदनाम करे, हमारे लोकतंत्र व्यवस्था को गाली दे, हमारे पार्लियामेंट संसद को नीचा दिखाने के लिए विदेश में जाकर के अनाप शनाप बातें करे। ये हम कभी भी मंजूर नहीं करेंगे और हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। एंटी इंडिया फोर्सेस है, जितना भी भारत के विरोधी ताकतें हैं वो सबका भाषा एक है। आप गौर कीजिए, जितना भी एंटी इंडिया फोर्सेस के गैंग मेंबर्स हैं वो एक लाइन में बात करते हैं। जो श्रीमान राहुल गांधी बोलते हैं वही भाषा भारत के अंदर और भारत के बाहर जितना भी देश के विरोध में काम करते हैं वही भाषा बोलते हैं। इसलिए जब हमने पार्लियामेंट में भी इस बात को कही थी कि रूल के तहत देश के अंदर में जो भी बहस होना है, हम डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के अंदर में जो भी प्रावधान है उसी के तहत हम लोग काम करेंगे। हम लोग सत्ता में अपने आप नहीं आए, मोदी जी अपने मर्जी से प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। हमारे लगभग 140 करोड़ का आशीर्वाद से मोदी जी इस देश का प्रधानमंत्री बने हैं। और आज पूरा दुनिया कह रहे हैं कि मोदी जी का विचार, मोदी जी का दूरदृष्टि और मोदी जी का काम करने का तरीका ये देश के लिए और दुनिया के लिए मिसाल है। ये सब मानते हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन उस प्रधानमंत्री को भी अनाप शनाप बात करके बदनाम करने का कोशिश करते हैं। हमारे पार्टी, हमारा नेता और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में अगर कुछ डिफरेंसेस होता है तो हमारे खिलाफ बोलते हैं तो वो चलता है। लेकिन भारत के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे। इसलिए ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि राहुल गांधी देश के सामने में और लोकसभा में आकर के माफ़ी मांगना ही होगा, वरना हम लोग उसको। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने आरोप लगाया है कि स्मृति ईरानी ने टुकड़े टुकड़े गैंग की बात की है। इस देश के पहले टुकड़े टुकड़े गैंग तो सावरकर थे और उन्हीं के लोग आज उसे लेकर चल रहे हैं। इस देश का पहला टुकड़ा टुकड़ा गैंग तो सावरकर जी थे और उन्हीं के लोग आज उसको लेकर चल रहे हैं। इस देश के दो टुकड़े कराकर जिन्ना के साथ मिलकर सावरकर का काम था और पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा। और यह सच है कि नरेंद्र मोदी जी आज भी वही काम कर रहे हैं। इस देश को भाषा के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर अगड़े को पिछड़े से लड़ाना, अगड़े को दलित से लड़ाना, हिंदू मुसलमान को लड़ाना। आपने तो मिजोरम और असम में गोलियां चलवाई हुई हैं, आपने कर्नाटक और महाराष्ट्र को भिड़ाया हुआ है। अगर ये टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं तो असली टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य और सरगना तो खुद रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट और प्रधानमंत्री मोदी उसके लीडर है। मेरा अपना मानना है कि भारत के लोकतंत्र को बचाना हम सबका कर्तव्य है, मीडिया का कर्तव्य है। और भारत के लोकतंत्र की जिस तरह से धज्जियां सदन में और सदन के बाहर भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, वो अपने आप में प्रमाण है कि किस तरह से लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। यू थिंक दैट राहुल गांधी हैज सेड एनीथिंग रॉन्ग, लेट्स कम एंड डिबेट इन पार्लियामेंट। लेकिन शर्त सिर्फ एक होगी कि जब वो महंगाई की बात करेंगे, आप लहसुन प्याज नहीं खाती हूं कह के बचेंगे नहीं। जब वो बेरोजगारी की बात करेंगे तो आप पकौड़ा तलने की सलाह नहीं देंगे। जब वो चीन की बात करेंगे तो कोई घुसा हुआ नहीं कहकर आप भागेंगे नहीं। और जब वो अडानी पे बात करेंगे तो आप कांपती हाथों से पानी नहीं पिएंगे।
मेरा अपना मानना है कि जिन लोगों का भारतीय जनता पार्टी में वजूद ही राहुल गांधी जी को ट्रोल करने से है, वो ये काम करते रहेंगे, क्योंकि उनका अस्तित्व ही ये है। और बीजेपी में एक होड़ लगी हुई है, जब भी राहुल गांधी जी कोई वक्तव्य देते हैं, कोई बात कहते हैं, कोई चर्चा का मुद्दा उठाते हैं जो जनहित का मुद्दा है, लोगों का मुद्दा है, हर बार भारतीय जनता पार्टी के 6, 7, 8 लोग कूद पड़ते हैं डेरोगेटरी रिमार्क्स के साथ, आधा सच पूरे झूठ के साथ। और यही काम आज मंत्री स्मृति ईरानी ने और तमामों मंत्री कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है भारत के सदन में जवाबदेही है सरकार की, और जिस जवाबदेही से आप भाग रहे हैं उतना ही आपके पीछे सवाल छोड़े जाएंगे। अडानी से आपका क्या रिश्ता है और अडानी पर आप चुप क्यों हैं, ये सवाल का जवाब तो आपको अंततोगत्वा देना पड़ेगा। और आप सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के पीछे नहीं छुप सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी रिव्यू ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पे है। वो ये नहीं पता करेगी कि क्या 82 गुना स्टॉक कैसे बढ़े, बेनामी संपत्ति, बेनामी पैसा लाने का जो आक्षेप लगा है वो कैसे आ रहा है, इलारा कैपिटल डिफेंस के एक फर्म में पार्टनर कैसे है, सेबी का क्या प्रोब हो रहा है, डीआरआई डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस इस पे क्या कर रहा है, कहाँ है आपकी ईडी, आपकी सीबीआई, आपका एसएफआईओ, आपका एमसीए, आपका डीआरआई, आपका आईआरडीए, कहाँ है ये सब संस्थाएं जो अभी तक लग जानी चाहिए थी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सुबह उज्जैन आए और सीधे महाकाल मंदिर पहुंचकर महाकाल के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने गर्भगृह के बाहर से पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद लिया। दर्शन के बाद नरोत्तम मिश्रा उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अबादालपुरा स्थित निवास पहुंचे और उनकी माताजी के संवेदना व्यक्त किया। साथ ही मीडिया से बातचीत करते हुए गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि महू में हुई युवती की मौत के मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। कांग्रेस बिना वजह इस मामले को राजनीतिक रूप दे रही है, जबकि ये एक संवेदनशील मामला है। मोहन यादव ने जैसा पुत्र सेवा के लिए समर्पित किया, बाबा महाकाल की नगरी में बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया, उन माँ के चरणों में आज नमन करने आए थे। माता जो महू में घटना हुई है कल रात को, एक आदिवासी युवती की हत्या की गई, परिजनों का आरोप है कि सामूहिक बलात्कार के बाद उसकी हत्या की गई। दोनों विषय अलग अलग। जो पति है वो अलग कहते हैं कि करंट लगने से मौत हुई है, जो दूसरे संगठन के लोग और वो कहते हैं वो हत्या की बात है। विषय के जांच के आदेश दे दिए, निश्चित रूप से सब ठीक है। सर, कांग्रेस के विधायक दल भी वहाँ पर जो है जांच करने के लिए पहुँच रहे हैं, इसमें राजनीति शुरू हो गई। राजनीति नहीं करना चाहिए, कम से कम संवेदनशील विषयों पर। जनहित के मुद्दे कभी उठाती नहीं कांग्रेस। हमेशा इस तरह के जो कृत्य कांग्रेस करने की कोशिश करती है, जनता सब समझती है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज मंगलवार देर रात जीटीबी जग प्रवेश चंद्र और अरुणा आसफ अली अस्पताल के औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे। इस दौरान अव्यवस्थाओं को देखकर उन्होंने अस्पताल स्टाफ की जमकर क्लास लगाई। साथ ही उन्होंने अस्पताल प्रशासन को मरीजों के इलाज और जांच के लिए सीधे बड़े अस्पतालों में रेफर करने से बचने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मरीजों को डायरेक्ट बड़े अस्पतालों में रेफर करने की बजाय अस्पताल प्रशासन अपने स्तर पर छोटे अस्पतालों में अच्छे इलाज की सुविधा मुहैया कराने की कोशिश करे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीपक सिंह दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जैसे कि देखा गया देर रात में सौरभ भारद्वाज अस्पताल का जायजा लिया गया। उस जायजे में देखा गया प्रशासन की जो अस्पताल की जो टीम है उनकी लापरवाही बढ़ती हुई दिखी गई। यहाँ तक कि उनको जो बेडशीट की चादर होती है वो तक नहीं चेंज करे गए। उसमें उन्होंने पूछा भी सौरभ भारद्वाज ने, यदि बेडशीट चेंज करी भी है तो कहाँ है वो? तो वो उन्होंने बोला भाई डस्टबिन में, डस्टबिन दिखाइए, डस्टबिन भी नहीं दिखा रहे।
तो उन्होंने सीसी कैमरे जो कह रहे हो सीसी कैमरे चेक करेंगे, तो प्रशासन को एकदम एक दहशत में हो गया। यदि सीसी कैमरा चेक कर लेते हैं तो प्रशासन की एक पोल खुलती हुई नजर आती है उसमें। दीपक, क्या इस मामले में अस्पताल प्रशासन के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है? किसी स्टाफ को इस मामले में किसी तरीके की कोई कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की गई है? जी, प्रशासन के जो अस्पताल स्टाफ है उसके ऊपर पूरी कार्रवाई करी जाएगी। सौरभ भारद्वाज ने बोल दिया, जो इनके सीनियर अफसर है उनको बुलाइए प्रेजेंट में, इनको जो भी लोग है बताइए, नहीं तो इनको सिर्फ इनको इस्तीफा उनको जो सीधे ही इनको हटाने की बात करी गई है, उनको सस्पेंड करने के लिए बात करे गए हैं। दीपक, स्वास्थ्य मंत्री के दौरे के बाद क्या कुछ अस्पताल के हालात में सुधार देखने को मिला है, या फिर अस्पताल जितने भी दिल्ली के अस्पताल हैं उनमें कुछ व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं, या अभी भी कमोवेश वही स्थिति बनी हुई है? व्यवस्था देखो, अभी दिल्ली के अस्पतालों की जो बात करें तो उन्हीं तरीके से अभी चल ही रहा है। और देर रात का मामला है तो सभी में एकदम अस्पतालों में खलबली मच चुकी है, भड़कम मच गया है। वो सभी डॉक्टर लोग अलर्ट हो गए हैं और वो जो स्टाफ को बोल दिया है, साफ सफाई वाले स्टाफों को, आप लोग लगातार सफाई करोगे, भीड़ भड़का नहीं होना चाहिए बिल्कुल, और जो पेशेंट आता है उसको तुरंत देखिए। दीपक, स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से ये भी कहा गया है कि छोटे अस्पताल जो हैं वो मरीजों को बड़े अस्पताल कम रेफर करे, तो इसको लेकर क्या प्रशासन अस्पताल जो हैं उनकी तरफ से कोई पहल की गई है? क्या अब ऐसा हो रहा है कि मरीजों को रेफर करने की जगह अस्पताल प्रशासन की तरफ से उनके इलाज के लिए काम किया जा रहा है? जी हाँ, ऐसा कहीं देखा गया। अभी मैंने रात को देखा था तो उसमें एक महिला आई हुई थी, 1 घंटे से बैठी हुई थी, सीनियर सिटीजन महिला थी। तो स्टाफ से पूछा भी, महिला से पूछा भी सौरभ भारद्वाज ने, भाई आप कितनी देर से आए हो? उन्होंने कहा, महिला ने कहा मैं 1 घंटे से। क्या स्टाफ आपको चेक नहीं कर रहा या क्या नहीं कर रहा? तो कह रहे डॉक्टर लोग तो लापरवाही बरत रहे हैं। तो इसी वजह से तुरंत ही सौरभ भारद्वाज एकदम हड़कंप मचा, जैसे ही पहुंचे हॉस्पिटल में, पोस्ट उठा दी, हलबली से मच गई। तो अब ये ऐसा करने की बात जो कहीं ना कहीं लगती है, जो ऐसा बड़े अस्पतालों में जो यदि जाएंगे तो तुरंत ही इन पे जो पेशेंटों को देखा जाएगा। जी दीपक, क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं इस औचक निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से? निर्देश ये दिया गया है, जो यदि कोई भी पेशेंट आता है उस पेशेंट को तुरंत ही देख, लापरवाही ना बरती जाए, और पूरी तरह से यदि लापरवाही बरतते हो तो जो भी पेशेंट से लापरवाही बरतेगा उसको सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज औचक दिल्ली के अस्पतालों का निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां पर लापरवाही देखकर उन्होंने अस्पताल पे स्टाफ की जमकर क्लास लगाई, साथ ही अस्पताल प्रशासन से मरीजों के इलाज करने की बात कही, उन्हें बड़े अस्पताल रेफर करने की जगह सही इलाज देने की बात कही। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग की उपाध्यक्ष संगीता शर्मा ने कहा कि महू में आदिवासी युवती के साथ गैंगरेप और उसके बाद उसकी निर्मम हत्या को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने गंभीरता से लेते हुए एक जांच दल गठित किया है, जो महू के लिए रवाना हो चुकी है। इस पूरे मामले की जांच के बाद पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को इसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि मध्य प्रदेश के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चियां सुरक्षित नहीं है, आदिवासी महिलाएं तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। कल महू के अंदर एक आदिवासी युवती के साथ कुछ दबंगों द्वारा गैंगरेप किया गया और गैंगरेप के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। इसी से आक्रोशित आदिवासी भाई जब पुलिस थाने पहुंचे और थाने में जाकर शिकायत दर्ज की, तो पुलिस और आदिवासी भाइयों के बीच जो संघर्ष हुआ उसमें पुलिस की गोली से एक आदिवासी युवक की हत्या हो गई। इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने जांच दल गठित किया है। वो जांच दल महू के लिए रवाना हो चुका है। वहां से जो रिपोर्ट रहेगी वो माननीय कमलनाथ जी को सौंपी जाएगी। तो मध्य प्रदेश की स्थिति महिलाओं को लेकर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार आधी आबादी को लेकर वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, परंतु मध्य प्रदेश की
वहीं रात में उन्हेल में चली हवाओं से किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। रात करीब 7 बजे लगभग उन्हेल के गांव पिपलिया डाबी में शॉर्ट सर्किट से खेत में खड़ी फसल में आग लग गई, जिसकी वजह से फसल जलकर बर्बाद हो गई। वहीं आग लगने की सूचना पालिका परिषद को दी गई, लेकिन खराब सड़क होने की वजह से दमकल की गाड़ी समय पर नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह से फसल पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। वहीं भोपाल में मध्य प्रदेश के कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अजय सिंह यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जंगल राज जैसे हालात हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। आदिवासी वर्ग पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। वहीं उन्होंने आगे कहा कि जिस तरीके से इंदौर में महू के पास डोंगरगांव पुलिस चौकी में एक आदिवासी युवती के बलात्कार के बाद हत्या कर दी जाती है और बाद में पुलिस से संघर्ष में एक आदिवासी युवक की गोली लगने से मौत होती है, इस तरह की घटना प्रदेश के भयावह हालात को दर्शाते हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार में जंगल राज जैसे हालात हैं। कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं बची है। आदिवासी वर्ग पे लगातार अत्याचार हो रहे हैं। जिस तरह से इंदौर के महू के पास डोंगरगांव पुलिस चौकी में एक आदिवासी युवती के साथ बलात्कार की घटना के बाद हत्या कर दी जाती है और बाद में पुलिस से भिड़ंत में एक आदिवासी युवक की पुलिस गोली से मौत होती है। इस तरह की घटनाएं प्रदेश के भयावह हालात को बताते हैं। आदिवासी वर्ग में डर का माहौल है। आदिवासियों पर अत्याचार लगातार हो रहे हैं। इस मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी ने वरिष्ठ विधायकों के एक दल को घटना स्थल पर भेजा है, जो वास्तु स्थिति की रिपोर्ट तत्काल प्रस्तुत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।